ओके, इसी प्रकार सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर में जो सर के करीब जा रहा है, it is also used to describe, or it can also be described to locate any structure which is below something, कोई किसके नीचे है, ये व्याख्यान करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए भी हम इंफीरियर का उपयोग करते हैं। तो इसको हम कैसे उपयोग करेंगे, हमने क्या एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, नोज एंड चिन। ओके, सो नोज जो आपकी नाक है, दैट इज सुपीरियर टू योर चिन। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं, जैसे स्टर्नम और नोज या स्टर्नम और चिन, चिन इज सुपीरियर टू योर स्टर्नम। इसी के विपरीत, इसी का हम उल्टा करेंगे, ऑन द कॉन्ट्ररी यू कैन से द चिन इज इंफीरियर टू द नोज, द स्टर्नम इज इंफीरियर टू द नोज एंड चिन। तो इस प्रकार से सॉरी, आप इसका व्याख्यान कर सकते हैं, ठीक है। देन का ओके, प्रॉक्सिमल हमने जो किया था वो जो धड़ के और टॉर्सो, एंड डिस्टल मींस अवे फ्रॉम द ट्रंक, जो धड़ से जो दूर पाया जाएगा। सो अगर हम इसे शोल्डर जॉइंट का बात करें, हम इसे एल्बो जॉइंट की बात करें, रिस्ट जॉइंट की बात करें, ठीक है, इन तीनों को अगर हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल के संदर्भ में अगर व्याख्यान करना है, इफ आई टॉक अबाउट शोल्डर जॉइंट, the wrist joint and elbow joint, and I have to use these directional terms to explain, okay, which is where. So I will write the elbow is distal to the shoulder joint, the wrist is distal to the elbow as well as shoulder joint, ठीक है। जो एल्बो जॉइंट है वो डिस्टल होगा शोल्डर जॉइंट से, और जो रिस्ट जॉइंट है वो डिस्टल होगा एल्बो एज शोल्डर जॉइंट्स। ओके, सो अगर प्रॉक्सिमल की बात की जाए, ठीक है, हम आगे सेम एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं एल्बो जॉइंट और रिस्ट का, ठीक है। सो आई विल से the elbow is proximal to the wrist. I can also say the shoulder is proximal to the elbow. Then comes lateral and medial. Lateral means, ये देखिए मध्य रेखा का हमने जिक्र किया ना, we describe this median midline. Okay, अगर मध्य रेखा से कोई भी चीज दूर जा रही है, दूर है, तो that becomes lateral. अगर मध्य रेखा के करीब है तो that becomes medial. Okay, so इसका example, one example for this, if you are standing in the anatomical position, अगर आप anatomical position में खड़े हैं, देखिए, ठीक है, अब मैं अंगूठे की बात करता हूँ, I am talking about the thumb and the little finger. Okay, so if I have to use these two terminologies करना है, medial and lateral, तो मैं क्या बोलूंगा कि the thumb is lateral to the little finger. Okay, anatomical रेफरेंस पोजीशन की हम जब बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार उल्टा जो है, रिवर्स becomes the little finger is medial to the thumb. And one more example I can give, for example, the nose, or nose, eye, and the ear. Okay, the eye is medial to the ear is lateral to the eye. Similarly, आप nose का उपयोग directional terms, which I will be using, ये हम use करेंगे समझ पाएंगे नहीं, because these directional terms will be used, especially जब हम muscles के बारे में पढ़ेंगे, especially when we talk about muscles. After the next unit, we'll be after this unit, we'll be talking about the types of anterior, posterior. So I'll be using these directional terms. So ये आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए. So some examples, I put on some examples
like inferior to your esophagus. Okay, your bones are deep to your skin. Okay, the diaphragm is inferior to the heart. ठीक है, हार्ट के नीचे रहेगा ना आपका जो डायफ्राम है. The kneecap is located on the anterior side, जो नी कैप है आपका, ओके, पटेला जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपके पांव के आगे रहेगा, है ना, एंटीरियर साइड ऑफ द लेग. देन शोल्डर ब्लेड्स जिसे हम स्टेपुला कहते हैं आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के जो पीछे है. ओके, एंड हार्ट एंड स्टर्नम की बात करें, हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम. ओके, यू कैन ऑल्सो से, इसमें क्या है, इसमें आप स्टर्नम को आगे हम करेंगे सुपरफिशियल एंड डीप. ठीक है, हार्ट इज डीप टू द स्टर्नम, ऐसे भी लिख सकते हो. जैसे हम नीचे लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ है लंग्स आर डीप. ठीक है, तो इसमें आप पोस्टीरियर भी लिख सकते हो क्योंकि ठीक है, बट डीप ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि रिब्स आर जो रिब केज है आपका सराउंड करता है पूरा. ठीक है, उसके अंदर ही होता है, तो डीप विल बी मोर अप्रोप्रिएट. ओके, सो इसी प्रकार लाइक इफ आई से ओके, सुपरफिशियल एंड डीप. Superficial means towards the surface of the body and deep means inside or away from the surface. Okay, so skin का हमने example किया था, skin is superficial to the bone is deep to the skin. So ये terminologies आपको याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ. Okay, now we have already revised the anatomical reference position. हमने anatomical reference position भी कर लिया revise. We have revised the directional terms. Now in order to describe any movement, we already know हमें एक position का जरूरत होता है. We need one reference position, that is the anatomical reference position. And we need to understand about planes and axes also, because जो movement होता है, human body का जो movement होता है वो plane में होता है और धुरी के इर्द गिर्द होता है. सो एक डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमिकल प्लेन? व्हाट इज अ प्लेन? सिंपली प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सरफेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमिकल प्लेन? ठीक है, जो प्लेन की परिभाषा क्या है, एक दो आयामी सतह है, सतह या पट्टी है, काल्पनिक पट्टी के बारे में आप सोच सकते हैं. बट व्हाट इज एनाटॉमिकल प्लेन? यह एक दो आयामी पट्टी है जो मानव शरीर को विभाजित करके संरचनाओं के स्थान या संचलनों की दिशा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ओके, so I will repeat in English also. It's an imaginary plane, two-dimensional surface, and it's an imaginary two-dimensional surface which is used to divide the human body in order to describe the location of structures or direction of movement. So we will be using this to describe, okay, ये movement कौन से plane में हो रहा है, in which plane the movement is occurring, around which axis, किस धुरी के इर्द गिर्द वो movement हो रहा है. Okay, so as I said, human movements takes place in the plane and around an axis. जो movement होता है plane में होता है and around an axis. In fact, I will add on, like movement is parallel to the plane in which it occurs and it occurs around an axis. Okay, so एक काल्पनिक सतह के समांतर होता है, तो हम ये डिस्कस करेंगे. There are three cardinal planes जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. The first one is sagittal plane. ठीक है, ये जो आप sagittal plane देखें. Now from the figure itself you can find out it's an imaginary two-dimensional surface which divides your body into right and left parts. ओके, ये इसको याद करने का तरीका है, मैं हाथ का प्रयोग करूंगा. ठीक है, सो ये काल्पनिक दो आयामी सतह है जो आपके शरीर को दो भागों में, दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है. ओके, सो इसमें कैसे मूवमेंट्स होगा, मैंने जैसे बताया कॉन्सेप्ट वही है. देखो, मूवमेंट्स अकर इन प्लेन पैरेलल टू द प्लेन. ओके, सो मूवमेंट कैसे होगा, देखिए, like for example if some movement is happening like this, तो ये sagittal plane का movement है. Okay, movement is parallel. Now ये तो हो गया sagittal plane. Then the next plane is cardinal plane is coronal plane. Coronal plane is also known as frontal plane.
नाउ अगेन ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, कोरोनल प्लेन क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोरोनल प्लेन इज सेम एज फ्रंटल प्लेन। or frontal plane is a two-dimensional, imaginary two-dimensional surface which divides your body in front and back parts or front and back portions. यह एक काल्पनिक दो आयामी सतह है जो आपके शरीर को दो भागों में, आगे के और पीछे के, उन भागों में विभाजित करता है। जैसे ये था सेजिटल, ये हो गया फ्रंटल, है ना। तो इसका मूवमेंट कैसे होगा, कैसे करेंगे? एज आई सेड, मूवमेंट इज पैरेलल। ठीक है, ये अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है, सो दैट बिकम्स द फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। इन द सेम वे थर्ड प्लेन, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन। Transverse plane is also known as horizontal plane, and you can say that it's a imaginary two-dimensional surface, एक काल्पनिक दो आयामी सतह है जो आपके शरीर को दो भागों में, ऊपर के और नीचे के भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इट्स एन इमेजिनरी two-dimensional surface which divides your body into upper and lower portions, ऊपर के और नीचे के भागों। ठीक है, अब इसका ये देखो, ये था सेजिटल, ये था सेक्शन, ठीक है, शरीर, ये हो गया फ्रंटल, ठीक है, एंड ये हो गया आपका ट्रांसवर्स। तो इसमें मूवमेंट कैसे है? लाइक दिस। ओके, सो विदाउट नेमिंग एनी मूवमेंट, लेट्स जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। मैं मूवमेंट्स का व्याख्या नाम नहीं लूंगा अभी, हम उसका नाम, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा मूवमेंट किस चीज में हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम मूवमेंट्स का नाम भी लेंगे। लेट अस क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, एज आई सेड, सेजिटल प्लेन, ओके, मूवमेंट इज लाइक दिस। ओके, तो इसको करने का क्या तरीका है? सपोज आई एम, अभी तो मैं नेक का मूवमेंट, मैं गर्दन का एक मूवमेंट करके दिखाता हूं, लाइक दिस। नेक इज गोइंग डाउन एंड अप। ओके, सो इसका क्या तरीका है, या जो भी मूवमेंट हो रहा है, व्हाटएवर मूवमेंट इज ऑकरिंग, ओके, व्हाटएवर मूवमेंट इज हैपनिंग, यू जस्ट ट्राई टू मेक एन इमेजिनरी सर्कल। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन पूरा नहीं होता है, लेकिन आप काल्पनिक तौर पे एक सर्कल बना सकते हो। यू कैन मेक एन इमेजिनरी सर्कल, और उस सर्कल को देखो, उस सर्कल का जो प्लेन है, उस सर्कल, काल्पनिक सर्कल जो है, इमेजिनरी सर्कल का जो प्लेन है, किसके पैरेलल है वो देखो। तो वो अगर जिस प्लेन के पैरेलल होगा, वो उस प्लेन का मूवमेंट है। If the plane of the circle matches with one of the planes, so that movement is considered as a movement of that particular plane. So because मैंने गर्दन का ऐसा मूवमेंट किया, इमेजिनरी सर्कल बनाया, देखो, I have made an imaginary circle. So किसके पैरेलल है? सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इसी प्रकार मैं गर्दन से एक और मूवमेंट करूंगा, लाइक दिस। मैं गर्दन को दाएं और बाएं, ओके, I will bend my neck to the right and towards the left। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल है? देखो, मूवमेंट को पूरा करो, सर्कल बनाओ, ये देखो सर्कल किसके पैरेलल है, कौन से प्लेन के पैरेलल हो गया? अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके स्पोर्ट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to understand these concepts, because you will be using the same concept in your sports specific movements, to understand your sports specific movements and the exercises. So आपका ट्रेनिंग कोचिंग से लिंक्ड है। ओके, सो देखिए, नेक का मूवमेंट, ये किसके पैरेलल हो गया? फ्रंटल प्लेन के। सो ये बन गया फ्रंटल प्लेन का मूवमेंट, तो दैट बिकम्स फ्रंटल प्लेन मूवमेंट। So because that imaginary circle is parallel to the frontal plane. Okay. Similarly, now I will rotate my head like this. Just look at me carefully. Okay. अब क्या है, इसका सर्कल बनाओ, है ना, इमेजिनरी सर्कल। कैसे बना? ये देखो, अब किसके पैरेलल है ये? It is parallel to the horizontal plane. So that is why it becomes horizontal plane. So remember, always remember, movement is parallel to the plane. Okay, movements occur in a plane and around an axis, धुरी के इर्द गिर्द और प्लेन में होता है। Okay, I will just use one more example. Okay,
सो लेट्स होप प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. ओके, इसी प्रकार हम आएंगे अब एक्सिस में. रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, मूवमेंट अकर इन ए प्लेन एंड अराउंड एन एक्सिस or about an axis. Okay, so I'm going to anatomical axis. So anatomical axis is a straight line. Usually it passes through the center of the joint, around which the body part or limb rotates. ठीक है, धुरी जिस धुरी के इर्द गिर्द आपका शरीर का जो भाग है वो घूम रहा है. तो नॉर्मली जो है आपके जॉइंट के सेंटर से जाता है. ठीक है, नाउ रिमेंबर वो दो आयामी था. ठीक है, इसका एक ही आयाम है. दिस इज लाइन ओनली, दिस इज अ लाइन, दैट इज अ प्लेन. तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब परिभाषा लिखते हैं. व्हेनेवर इन एग्जाम समटाइम्स दे राइट इट्स एन इमेजिनरी प्लेन. एनाटॉमिकल एक्सिस इज एन इमेजिनरी प्लेन. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सरफेस एंड लाइन इज यूनिडायरेक्शनल एज वेल एज एक ही उसका मतलब एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक आयाम में है. ठीक है, सो ये आपको बात समझनी जरूरी है. सो आई विल जस्ट टेक दिस एग्जांपल. देखिए, सपोज दिस इज अ प्लेन. इस जो बुक को है, ये जो देखो, ये इसके दो आयाम है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया, इसको हम प्लेन मान लेते हैं. तो एक्सिस जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एनाटॉमिकल एक्सिस. एनाटॉमिकल एक्सिस और प्लेन में संबंध क्या रहता है? 90 डिग्री का कोण. दिस इज 90 डिग्री एंगल. सो सपोज दिस इज सेजिटल प्लेन, उसका एक्सिस जो है ऐसे रहेगा. ट्रांसवर्स प्लेन, उसका एक्सिस जो है ऐसे रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है. ठीक है, फ्रंटल प्लेन एक्सिस जो है ऐसे रहेगा, लाइक दिस, इफ यू कैन सी दिस. सो लेट अस लर्न. ओके, so if you can look at this figure. okay, so इस फिगर में आपको पता है, मैं प्लेन के साथ साथ एक्सिस का भी नाम बता दूंगा. ठीक है, उसका जो दूसरा, सपोज हमने सेजिटल प्लेन डिस्कस किया था. we discussed about the sagittal plane. Sagittal plane is like this. okay, so like this, the axis will become like this. तो इस एक्सिस का नाम क्या रखें? इसका बिकॉज ये जा रहा है मीडियल डायरेक्शन से लेटरल डायरेक्शन की, तो इसको कहते हैं मीडियो लेटरल एक्सिस. या इसका सिंपल और भी सिंपल नाम है जो आप याद रखिए, सेजिटल. ओके, सॉरी, फ्रंटल एक्सिस. सेजिटल प्लेन का फ्रंटल एक्सिस, ये बात याद रखना. और फ्रंटल एक्सिस इसलिए है बिकॉज ये जो फ्रंटल प्लेन में लाई करता है. ओके, तो रिमेंबर, सेजिटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल प्लेन फ्रंटल एक्सिस. तो जो भी मूवमेंट है, देखिए, मूवमेंट इज पैरेलल टू द प्लेन. मूवमेंट इज occurring पैरेलल टू द प्लेन एंड अराउंड एन एक्सिस. ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है और प्लेन के पैरेलल है. तो नाउ ये अच्छे से समझना है, बिकॉज इसमें से अगेन क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा. यू मे बी आस्क्ड, describe elbow flexion. okay, in which plane, around which axis? now you have to answer. okay, so ये आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. we'll prepare you for those questions also, don't worry about that. हम क्वेश्चंस बीच बीच में डिस्कशन जो होगा हम करते रहेंगे. okay, so ये था सेजिटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस. सिमिलरली फ्रंटल प्लेन, ठीक है, उसकी जो धुरी है, the axis for frontal plane will be like this. okay, again 90 डिग्री का कोण बना, 90 degrees. so this will be known as एंटीरो पोस्टीरियर. आगे से जो पीछे की तरफ जा रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. और इसका सिंपल नाम है, क्या है इसका नाम, क्या सिंपल नाम बनेगा इसका? कौन से प्लेन में लाई करेगा वो? सेजिटल एक्सिस. इसका सिंपल नाम बन जाएगा सेजिटल एक्सिस. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. मीडियो लेटरल एक्सिस जो फ्रंटल एक्सिस हो गया, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर जो आगे से. नाम से देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर, इसलिए डायरेक्शनल टर्म्स इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई द डायरेक्शनल टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन मेक आउट एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से जो पीछे की तरफ जा रहा है. ओके, सो दैट बिकम्स सेजिटल एक्सिस. सो ये था सेजिटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन, सेजिटल एक्सिस. इसी प्रकार इन द सेम वे
we have the horizontal plane and the longitudinal axis. लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा एक्सिस का दूसरा नाम है आपका वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है. इट्स अ वर्टिकल एक्सिस, इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एक्सिस. सो अगेन द मूवमेंट, देखिए मूवमेंट पैरेलल है प्लेन के, ठीक है. किसके इर्द गिर्द हो रहा है? इट इज हैपनिंग अराउंड, इट इज हैपनिंग अराउंड एन एक्सिस. द बॉडी पार्ट इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस. सो I hope this concept is clear. We'll discuss the various types of movement that occur in these three planes. Okay, हम जो तीनों planes में जो जो movement होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा. Okay, तो okay, so movements happening in the sagittal plane. So the first definition, that is flexion, the second is extension. Okay, flexion according to the textbooks, flexion क्या कहा जाता है? Anterior flexion, anterior movement of the body. Okay, हम जब anatomical reference position की बात करते हैं, उधर से आपका जो anterior movement of the body है. To be more precise, इसका और भी precise है कि जो दो खंड हैं एक जोड़ से जो जुड़े होते हैं, उनके बीच में अगर कोण कम हो जाए, ठीक है, उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे. इट्स अ बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट सेगमेंट्स डिक्रीजेस. ओके, तो दो खंडों के बीच में जो आपका जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्शन. ओके, नाउ इन दिस फिगर यू विल सी, इन दिस फिगर यू विल सी दिस पर्सन इज डूइंग बाइसेप कर्ल. अब देखिए एल्बो जॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है. एल्बो जॉइंट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है. एल्बो जॉइंट में दो खंड हैं, एक तो ये जो ऊपरी बाजू जिसे कहेंगे हिंदी में, और एक निचली बाजू, ठीक है. इन इंग्लिश फोर आर्म एंड एज वेल एज द अपर आर्म. ओके, और सिंपली से ह्यूमरस आल्सो. सो व्हेन द फोर आर्म comes towards the upper arm or the humerus in sagittal plane, you will see there is a considerable decrease in the angle. ठीक है, तो वो मूवमेंट कहलाएगा फ्लेक्शन. ठीक है, once again bending movement in which relative angle of the joint between two adjacent segment decreases. जब दोनों में कोण कम हो जाता है, ठीक है, उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे. या इस जब हम आगे की तरफ, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, आप आगे की तरफ कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके गए, you elevate the shoulder in sagittal plane, ठीक है, तो वो शोल्डर फ्लेक्शन बन जाता है. इसी प्रकार ट्रंक फ्लेक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है. ट्रंक फ्लेक्शन को कैसे आप, हिप फ्लेक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, नी फ्लेक्शन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो. यू कैन डिस्क्राइब द नी फ्लेक्शन, यू कैन डिस्क्राइब द हिप फ्लेक्शन. ओके, एंड ट्रंक फ्लेक्शन आल्सो. सो फॉर एग्जांपल हिप फ्लेक्शन कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? सो दिस इज व्हेन द एंटीरियर surface of thigh moves closer to the trunk or torso in sagittal plane. जब आपका anterior thigh, ठीक है, जो आप ट्रंक के करीब आ जाता है तो कोण कम हो जाता है ना, और ये आगे एंटीरियर मूवमेंट भी है, तो ये sagittal plane का मूवमेंट बन जाता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन. ओके, सिमिलरली नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन में आप कैसे करोगे? ठीक है, नाउ हियर ये आपका थाई हो गया, ये आपका काफ एरिया हो गया, या इधर एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं टिबिया. देयर इज अ बोन नोन एज टिबिया, देयर इज अ बोन नोन एज फीमर इन द थाई. ओके, सो जो आपका व्हेन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ योर लोअर लेग, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर लेग comes closer to the posterior surface of the upper leg or thigh, simply thigh. Okay, posterior surface of thigh, so that is known as knee flexion. ठीक है, या टिबिया, जो टिबिया का जो पिछला हिस्सा अगर फीमर के जो पिछले हिस्से के करीब आ जाए, ठीक है, तो वो आपका नी फ्लेक्शन हो जाए. So in this way you can define the movements. I encourage all the students to make up their own definitions. Concept समझने का जरूरत है. You need to understand the concept. Flexion है क्या, ठीक है, then you can make out your own definitions.
Don't go for remembering all the definitions. No, एक बार concept याद कर लीजिए. You just remember the concept. It will be very easy for you. Okay. Then comes extension. ठीक है, दूसरा movement है जो extension. Extension is a straightening movement in which the angle between two adjacent segment increase. ठीक है, ये अब ये अगर बेंडिंग मूवमेंट है, इफ इट इज अ बेंडिंग मूवमेंट, इसके ऑपोजिट है स्ट्रेटनिंग मूवमेंट. नाउ ये फ्रॉम दिस फिगर यू कैन मेक आउट, ये स्क्वाटिंग, दिस लेडी इज डूइंग स्क्वाट. ओके, स्क्वाट पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो अब देखिए, ये पहले नी फ्लेक्स पोजीशन में था, हिप भी फ्लेक्स पोजीशन में था. द नी इज इन फ्लेक्स पोजीशन, हिप इज इन फ्लेक्स पोजीशन. सो when she rises up, okay, what happens? The angle has increased. Okay, so that is why it is known as extension. So remember the concept कि ये flexion, ये sagittal plane का movement कैसे बन गया flexion? हमने elbow flexion की बात की. Elbow flexion sagittal plane का movement. Suppose this is the anatomical position. Remember the anatomical reference position. सपोज मैं साइड व्यू देख लीजिए. सपोज दिस इज द फोरआर्म, दिस इज द फोरआर्म, दिस इज द ह्यूमरस. ओके, सो एल्बो फ्लेक्शन मींस दिस मूवमेंट. ओके, व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेशल पेन मूवमेंट? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. देखो, इस मूवमेंट को कंप्लीट करो, सर्कल बनाओ. देखो, मैं आगे से कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. लाइक दिस, ये एल्बो फ्लेक्शन हुआ लाइक दिस. तो कंप्लीट द मूवमेंट, कंप्लीट द सर्कल, इमेजिनरी सर्कल. किसके पैरेलल है वो? It is parallel to the sagittal plane. That is why it is known as sagittal plane movement. अब इसी प्रकार देखिए, this movement is known as neck flexion. Again sagittal plane. देखिए movement को complete किया. This is neck extension. Okay. Again movement को complete किया, circle को complete किया. You have completed. You should complete the circle. And you see, and then you see towards which plane it is parallel. Okay, किस plane के parallel रहेगा. ओके, सो ये बातें, ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अच्छे से समझो. ठीक है, इसमें पूरा अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज इन फर्दर लेक्चर्स, because I will be discussing, we'll be discussing about the muscle actions also. So you need to understand these concepts. ये कौन से प्लेन में हो रहा है, कैसे हो रहा है. Remember, movement occurs parallel to the plane and around an axis. So जैसे मैंने elbow flexion की बात बताई, I was talking about the elbow flexion. Okay, elbow flexion occurs in sagittal plane around which axis? कौन से axis के करीब हो जाएगा? Frontal axis. Frontal axis के इर्द गिर्द. Okay, around frontal axis. Okay, so in that way you have to remember. Now, any movement which goes beyond the normal range of flexion is known as hyperflexion, and any movement which goes beyond the anatomical reference position or normal extension, that becomes hyper extension. ठीक है, सो ये अगर सामान्य, अगर फ्लेक्शन से की सीमा के परे अगर आपका कोई मूवमेंट चला जाता है तो उसे हम हाइपरफ्लेक्शन कहेंगे, और सामान्य एक्सटेंशन की सीमा से चला जाता है तो उसे हम कहेंगे हाइपर एक्सटेंशन. ओके, अब सिमिलरली डॉर्सिफ्लेक्शन. हाउ विल यू डिफाइन डॉर्सिफ्लेक्शन? नाउ यू कैन सी डॉर्सिफ्लेक्शन को हम कैसे कह सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर लेडीज डूइंग एक्सरसाइज. ओके, सो डॉर्सिफ्लेक्शन में इनका जो पांव है, ठीक है, टिबिया के अगली एंटीरियर सतह के करीब आ रहा है. अगेन, और सिंपली द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट टुवर्ड्स द टिबिया इन सेजिटल प्लेन. अगेन देखिए, ये क्यों है सेजिटल प्लेन का मूवमेंट? पांव ऐसे देखिए, उसका रोटेट करो. Just complete the rotation and see towards which plane it is parallel to. किस plane के parallel? ठीक है, that is why it is known as sagittal plane movement. So the upward movement of foot towards the tibia. जब आपका पांव जो है sagittal plane में टिबिया के अगले सतह के करीब जाता है तो वो हो जाता है dorsiflexion. It becomes dorsiflexion. And on the contrary, the opposite action is plantar flexion. When the foot moves away from the tibia, anterior surface of tibia, okay, then that movement is known as plantar flexion.
So dorsiflexion, plantar flexion is a its type of movement which you encounter in daily life, day life. Okay, आपके जो रोज आप चलना है, चलना फिरना भागना, उसमें आपका dorsiflexion, plantar flexion होता रहता है. Even when you jump also you dorsiflex first and then plantar flex. So that is why it is important to learn these movements, because as I said repeatedly, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये चीज समझने का जरूरत है. You need to understand this. Now coming to movements in frontal plane, again the concept remains the same. Take a movement parallel. So I will define the abduction and adduction. Abduction means movement of any segment away from the midline. Abduction, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है. एब्डक्शन का क्या है? शरीर का कोई खंड अगर मध्य रेखा से दूर जा रहा है, it is moving away, going away from the midline, that movement is known as abduction. Now now in this figure you will see shoulder abduction and shoulder adduction. Adduction जो है उसके विपरीत है, any segment moving towards the midline, मध्य रेखा के करीब आ रहा है. Now we will try to understand ये frontal plane का कैसे हो गया movement. So suppose this is your trunk, this is your shoulder. Okay, मेरे पास यही है चीज से बताने के लिए. So if you take your shoulders like this, shoulder को ऊपर की तरफ लेके जाते हो, मध्य रेखा से दूर चला गया, it has gone away from the midline, that becomes frontal plane, that becomes abduction. इसको अगर वापस लेके आते हो, if you take this segment towards, place this segment towards the midline, अगर उसकी तरफ आता है तो that becomes adduction. Okay, now we'll try to understand ये frontal plane का movement कैसे हो गया. Again the same concept. देखो कोई भी movement हो रहा है, शोल्डर जॉइंट, उसका जो सेंटर ऑफ जॉइंट है वहां से दूरी है. ठीक है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, जस्ट कंप्लीट द सर्कल. ठीक है, सर्कल कैसे बना? रिमेंबर, फ्रंटल प्लेन, कंप्लीट द सर्कल ऑफ द शोल्डर जॉइंट मूवमेंट. इमेजिनरी सर्कल बनाइए, किसके पैरेलल है? फ्रंटल प्लेन. दैट इज व्हाई it is a frontal plane movement. Abduction and adduction. Remember, abduction is movement of any segment away from the midline in frontal plane, and movement of segment towards the midline in frontal plane is known as adduction. Similarly, lateral flexion, neck flex, ये neck का और trunk का जो movement है वो व्याख्यान करने के लिए उपयोग किया जाता है. So this becomes neck flexion, the lateral bending of the neck, or side to side movement of neck, or side to side movement of your trunk. Okay, so ये trunk और it is used to describe the motions of the trunk and neck. Inversion and eversion. Inversion and eversion. Now if you look at inversion, inversion means आपका जो पांव का जो तलवा है आप इस तरह से मोड़ेंगे, मध्य रेखा के करीब आता है. The sole of your foot moves towards the mat. You rotate your foot in such a way that if your sole of the foot comes closer to the midline or moves towards the midline, then that is known as inversion. And on the contrary, on the opposite, if the sole of the foot moves away from the midline, that is known as eversion. Inversion, eversion. जब आपके पांव का जो तलवा है मध्य रेखा के करीब आ जाता है ऐसे. ठीक है, पांव तो दिखा नहीं सकता, हाथ से मैं बता सकता हूँ. I can explain using my hand. So if this moves, the sole यानी पांव का जो तलवा है वो शरीर की मध्य रेखा के करीब ऐसे आ जाता है. ठीक है, that becomes inversion. और मध्य रेखा के करीब चला जाता है, that becomes eversion. So again, this type of movement, inversion, eversion, happens when you walk, when you run. Okay, जब आप चलते हो, जब हम करेंगे गेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे वॉकिंग का. Okay, ये you can also observe the same. Okay, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो. Then elevation and depression. Elevation and depression, that means we are talking about the scapula. ठीक है, elevation. ठीक है, यहां पे देखिए ये कैसे जा रहा है ऊपर. तो why this is a frontal plane movement? Because it is
देखिए मूवमेंट, मूवमेंट का प्लेन देखिए किसके पैरेलल है, ठीक है, इसमें सर्कल नहीं बनेगा, इसका अपने डायरेक्शन देखिए, उसका जो प्लेन है, स्कैपुला का जो प्लेन है किसके पैरेलल है, आपके फ्रंटल प्लेन के, इट इज पैरेलल टू द फ्रंटल प्लेन, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रंटल प्लेन मूवमेंट. So elevation and depression, elevation depression, okay, of the scapula. We'll discuss certain more movements about the scapula when we discuss about the shoulder girdle in coming lectures. जब हम shoulder girdle के muscles के बारे में, उसके movements के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सारे movements हम करेंगे scapula. Okay. Radial and ulnar deviation, ठीक है, in anatomical position, if you do like this, side to side movements at the wrist, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेडियल एंड उल्नार डेविएशन. रेडियल मींस जो रेडियल मींस जो टुवर्ड्स योर थंब, रेडियल मींस टुवर्ड्स योर थंब एंड उल्नार मींस टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर, ठीक है, ये रेडियल, ये उल्नार, ठीक है. सो रेडियल डेविएशन मींस लाइक दिस, रेडियल मींस लाइक दिस एंड उल्नार मींस लाइक दिस. जो उल्ना की तरफ अगर डेविएशन है की तरफ मूवमेंट तो उल्नार हो गया, रेडियल बोन की तरफ अगर ऐसे है तो आपका रेडियल डेविएशन हो गया. सो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज प्रेवलेंट इन मेनी स्पोर्ट्स. मैं टेनिस का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, टेनिस में भी आप ये रेडियल एंड उल्नार डेविएशन आप करते हैं. यू डू दिस. ओके, नाउ इट्स योर जॉब कि आपके रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में क्या ऐसे मूवमेंट्स होते हैं. Now it's your job to find out whether the movements which we have discussed are occurring in your sports and in which phase they are occurring, है ना, कैसे हो रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. You have to identify. Sorry. Now coming to the movements in transverse plane. Okay, so transverse plane, once again the definition, if again मैं transverse plane का definition दोबारा बता देता हूँ. Transverse plane is an imaginary two-dimensional plane which divides your body into upper and lower segments, ठीक है, ऊपर के और नीचे के भागों में विभाजित करता है, तो उसे मैं transverse plane के movement कहूंगा, सॉरी transverse plane कहूंगा. और जो movement होगा, the movement will be parallel. देखिए concept will remain the same, एंड उसका जो एक्सिस है उसका नाम क्या है, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है. सो कोई भी रोटेशन होता है शरीर में, देखिए जॉइंट का रोटेशन, इफ एनी रोटेशन ऑकर्स, एज आई गिव यूज द एग्जांपल ऑफ नेक रोटेशन, ओके, गर्दन में जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, यू जस्ट कंप्लीट द रोटेशन. आप रोटेशन को कंप्लीट कीजिए और देखिए कि वो किस प्लेन के पैरेलल है. यू जस्ट इमेजिनरीली कंप्लीट अ रोटेशन, मेक अ इमेजिनरी plane of a circle and you see towards which plane it is parallel, ठीक है, उसके पैरेलल है तो वो उस प्लेन का मूवमेंट बन जाएगा. मैं बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, सो ये आपको ध्यान से करना है. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं आपके रोटेटरी मूवमेंट्स, एज मैंने बताया कि हिप रोटेशन हो गया, ट्विस्टिंग लाइक फॉर एग्जांपल इन अ डिस्कस थ्रो, पिवटिंग इन अ नेट बॉल, स्पिनिंग इन अ स्केटिंग. तो ये इसमें कहाँ पे मूवमेंट हो सकते हैं हम व्याख्यान करते हैं इसका, ठीक है. सो इसमें दो डेफिनेशंस हैं हम करेंगे, ठीक है, मेजरली. ओके, लाइक मीडियल और इंटरनल रोटेशन, मीडियल और इंटरनल और इनवर्ड रोटेशन. दूसरा है लेटरल और एक्सटर्नल और आउटवर्ड रोटेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मीडियल मीन्स अंदरूनी घुमाव, अंदर की तरफ जो घुमाव होता है, और लेटरल मींस जो बाहर की तरफ घुमाव, ठीक है. नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन, इसका डेफिनेशन कैसे बनाए, कैसे हमें पता लगेगा ये अंदर की तरफ, ठीक है. तो इसका मान लीजिए मैं इसको डिफाइन करता हूं, आई विल डिफाइन इट. हम इसका डेफिनेशन बनाते हैं यूजिंग अपर आर्म. ओके, जैसे ये अपर आर्म ह्यूमरस, ठीक है, अपर आर्म, ये मान लीजिए ये जो पेन है अपर आर्म. सो दिस इज द एंटीरियर सरफेस. ये देखिए ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ठीक है. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, और ये शरीर की मध्य रेखा, ठीक है, ये शरीर की मध्य रेखा, दिस इज अ मिड लाइन. सो अब इसका डेफिनेशन हम ऐसे बनाएंगे इन इंग्लिश. व्हेन एंटीरियर पोर्शन ऑफ ए सेगमेंट, ठीक है, व्हेन इंटीरियर पोर्शन ऑफ ए सेगमेंट रोटेट्स अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस. लॉन्ग एक्सिस मींस जो उसके अलोंग, मोस्टली लॉन्ग एक्सिस का मतलब रहता है जो लेंथ के अलोंग द लेंथ जाता है,
लंबाई के साथ, लंबाई की जो दूरी होगी, ठीक है। सो वंस अगेन, व्हेन द इंटीरियर सरफेस okay rotates around its long axis in such a way that it moves towards the midline, जो आगे की सतह है इस प्रकार से घूमती है कि जो आगे की सतह है देखिए ऐसे रोटेट करके मध्य रेखा के करीब, मध्य रेखा की तरफ घूमी, करीब नहीं मध्य रेखा की तरफ घूमी, तो उसे मैं मीडियल रोटेशन कह दूंगा। सो नाउ यू कैन सी लाइक शोल्डर रोटेशन, ठीक है। This is the anterior surface, this is the anterior surface, so I will rotate it like this, anterior surface rotates in such a way, this is my midline, ये मेरी मध्य रेखा है, it rotates in such a way that it moves towards the or rotates towards the midline, देखिए मध्य रेखा के तरफ घूमी, तो ये हो गया अंदरूनी घुमाव। So this will be known as my shoulder internal rotation or medial rotation. So इसी के विपरीत उल्टा, सब डेफिनेशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम इन द डेफिनेशन, द ओनली थिंग इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, व्हेन द इंटीरियर सरफेस रोटेट्स इन सच अ वे दैट इट रोटेट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, है ना। अब ऐसे, अब देखिए सेम एग्जांपल शोल्डर का, ठीक है, ये था एंटीरियर सरफेस अंदर की तरफ घुमा, दैट इज मीडियल और इंटरनल रोटेशन। ये देखिए, अब देखिए ये हाथ देखिए, अब ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, अब मैंने ऐसे कर दिया, अब ये जो एंटीरियर सरफेस है वो मध्य रेखा से दूर घूम गई, है ना। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन मीडियल एज वेल एज लैटरल रोटेशन। सो ये मैंने शोल्डर का बताया, ओके। इन सेम वे यू कैन डिफाइन द हिप इंटरनल रोटेशन, हिप एक्सटर्नल रोटेशन, ओके। ऐसे ही आप हिप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ओके। अब हम एल्बो पे आते हैं, हम फोरआर्म पे आते हैं, ठीक है। व्हेन वी कम टू फोरआर्म देयर आर टू मूवमेंट्स, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इफ यू लुक एट प्रिंसिपली अगर देखा जाए ये भी रोटेशन ही है, दिस इज रोटेशन ओनली, ओके। सो प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, जैसे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग इन एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी इन सुपिनेटेड पोजीशन, ठीक है, आपका ऑलरेडी वो सुपिनेटेड पोजीशन में ही रहता है, आपकी जो बाजू है पर्यवेक्षक की तरफ है, लेकिन अगर आप फोरआर्म को ऐसे घुमाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है, दैट विल बिकम प्रोनेशन, ठीक है, सुपिनेशन प्रोनेशन। और इसका एक और भी तरीका है समझने का, रोटेशन ऑफ फोरआर्म इन सच अ वे दैट, अब जो आपका फोरआर्म है इसको इस तरह से घुमाया कि जो आपकी हथेली है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ, है ना, छत की तरफ अगर है, या आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, हथेली अपना फोरआर्म ऐसे किया, दैट बिकम सुपिनेशन। So rotation of forearm in such a way that it faces the roof. That it also you can also write in this way also, supination. और pronation क्या है, ठीक है, कोई चीज आपके हाथ में है उसको नीचे गिराना है, if you have something in your hand, okay, उसको नीचे गिराना है, okay, you have to drop it. What will you do? You will rotate the forearm in another way so that the palm faces the floor. ये जो है जो हथेली है फर्श की तरफ है, ठीक है। सो प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। सो बिकॉज हम एनाटॉमिकल पोजीशन में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, ऑलरेडी यू आर इन, इफ एनाटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन अ सुपिनेटेड पोजीशन, ठीक है। फ्रॉम देयर एनी रोटेशन that on the inside, that means the pronation, you're doing the pronation, okay। So ये से ऐसे समझना है, ठीक है। Now this is not a fundamental movement but an auxiliary movement which is known as horizontal abduction or adduction, ठीक है, horizontal। So horizontal abduction is simple answer, बहुत ही simple है इसका, abduction which of arm or leg in horizontal plane। अगर horizontal plane में आपने abduction कर दिया, that will be known as horizontal abduction। horizontal plane में आपने adduction कर दिया, that will be known as horizontal adduction। देखो, see the concept of abduction is same, taking something away, adduction means moving towards,
ओके, टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो इसे हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है। Why is this is called horizontal? Because it is happening in the horizontal plane. तो इसको करने का तरीका क्या है? How do we do this? So keeping your shoulders flexed. Okay. If I do abduction at the arm, ठीक है, अगर मैं शोल्डर को फ्लेक्स करते हुए 90 डिग्री के कोण पे फ्लेक्स करते हुए, if I do this movement, now देखो ये मध्य रेखा से दूर गया. It has gone away from the midline. That becomes horizontal abduction. And from this position, horizontal abduction, if I bring my arm, if I adduct in the horizontal plane, that becomes horizontal adduction. अगर इसी पोजीशन से अगर मध्य रेखा के करीब लेके आता हूं तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपने देखना है डेली लाइफ में। रिमेंबर आप बेंच प्रेस करते हो, एवरीबॉडी डज बेंच प्रेस, ओके। जब बेंच प्रेस करते हो, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये मूवमेंट रहता है, ठीक है। आपका जितना वाइड ग्रिप रहेगा ना, जो आपका ग्रिप के हिसाब से, horizontal abduction, horizontal adduction. Okay. Then comes again, this is not a fundamental, this is a mixture or a combination of movements, circumduction. ठीक है, combination of movement is known as circumduction. It's a circular movement of a limb extending from a joint, so at which the movement is controlled and an imaginary cone is formed. ठीक है, काल्पनिक रूप से कोण बन जाता है। So now ये आपके लिए एक्टिविटी है। मे बी आई विल आस्क यू पीपल इन द डिस्कशन फोरम कि सर्कमडक्शन आपको क्या लगता है, कौन से मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है आपके हिसाब से। आई विल बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन डिस्कशन फोरम। एंड सिंस आवर फर्स्ट यूनिट इज ओवर, ठीक है, इसमें इस ऑलमोस्ट ये ओवर हो चुका है, तो आई वुड लाइक ऑल द स्टूडेंट्स टू prepare and read the first unit very carefully. Whatever doubts you have, we'll clarify in the discussion forum. And मैं क्यों बोल रहा हूँ, because you might be getting a test, ठीक है, हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज का प्लान कर रहे हैं। सो बी अटेंटिव, जो मैंने बताया है, whatever I have taught you in the class, and from that only I will be asking you the questions. From that portion only I will be asking you the questions. So ये आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, डिस्कशन करिए दोस्तों के साथ। Even I will be giving you certain practical questions also. So you start observing your sports movements, you start observing certain exercises also, but of course you have to go through these first. जो आपने आज पढ़ा है उसको आप पढ़िए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। ऑफ कोर्स डिस्कशन में हम डाउट सारे क्लियर करेंगे, बट मैंने पहले ही बता दिया है, यू बी रेडी फॉर द टेस्ट, स्पेशली रिगार्डिंग द फर्स्ट यूनिट। ये जो भी हमने किया है, whatever we have done, you will have a test, okay, soon. The time and date that will be announced, that will be known to you via your groups, respective groups के through आपको time मिल जाएगा। So हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ो, जो doubts हैं we are always there for, okay. Thank you students, thank you, that's it for today. So any queries?